तो जय हिंद प्यारे बच्चों, डमरू बैच फिजिक्स सेट 2 में आपका स्वागत है। आज सेट 2 में हम लोग टोटल 16 प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। ठीक, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो लिखेंगे सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक, न्यूक्लियर फ्यूजन है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में परिवर्तित होते हैं और बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। ठीक, इसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ठीक, तो समझ गए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है जिसमें हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलकर एगो हीलियम का निर्माण करता है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है, तो लिखेंगे उत्तर नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक, वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक जैसे यूरेनियम 235 ठीक छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाता है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक, इसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन। जो हमारा परमाणु बम होता है, परमाणु बम इसी पर आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन पे। और जो हमारा हाइड्रोजन बम होता है, हाइड्रोजन बम, एटम बम हो गया वो हाइड्रोजन बम होता है। हाइड्रोजन बम इन न्यूक्लियर जो फ्यूजन है उस पर होता है आधारित, यानी कि नाभिकीय संलयन पे जो सूर्य में होता है ना, नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम बनता है, हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होता है इसलिए। और नाभिकीय विखंडन से क्या बनता है, परमाणु बम। ठीक, तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया समझ गए क्या है। वैसी अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। जैसे यूरेनियम 235 है जिससे हम लोग परमाणु बम बनाते हैं। यूरेनियम 235 जो टूटने के बाद बहुत मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। यूरेनियम 235 का उपयोग करके नागासाकी में बम बनाया गया था। नागासाकी नहीं, हिरोशिमा में। सबसे पहले कहाँ गिरा था, हिरोशिमा में ना, हिरोशिमा में। नागासाकी वाला बना था प्लूटोनियम से, वो भी परमाणु बम था। ठीक, और उसमें भी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया ही हो रहा था, प्लूटोनियम यूरेनियम इस सब से। ठीक, चलिए अगला है, एक लेंस में प्रकाश की किरण किस प्रकार गमन करती है, आलेख द्वारा व्यक्त करना है। ठीक, तो लिखेंगे एक उत्तर, लेंस में प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर एक बिंदु पर मिलती है जबकि उत्तल लेंस में, ठीक, अवतल लेंस में प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर फैल जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था, एक लेंस में प्रकाश की किरण किस प्रकार गमन करती है, एक आलेख द्वारा समझाया। तो लेंस उत्तल लेंस अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस में क्या होता है, जो देखिए यहाँ पे देखिए, जो किरणें होती है एक जगह पे आके जमा हो जाती है। ठीक, और जो अवतल लेंस होता है उसमें एक जगह से फैल जाती है सगरों। ठीक, इसे समझ गए। किरण इस प्रकार से किरण बना दीजिएगा आप लोग परीक्षा में, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर आंसर लिखने का, 1 नंबर किरण बनाने का। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना लिख दीजिए, 1 नंबर इसका मिलेगा, 1 नंबर किरण बनाने का, टोटल 2 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक लूप को घूर्णित करने पर किस प्रकार की धारा चलेगी। ठीक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक लूप को घूर्णित करने पर किस प्रकार की धारा चलेगी, तो लिखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि एक चालक लूप को घूर्णित किया जाए तो उसमें प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा याद रखिएगा। 2 नंबर का प्रश्न था। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दिखाने हेतु एक प्रयोग का वर्णन करें, तो लिखेंगे एक सरल प्रयोग में यदि किसी तार को बैटरी से जोड़ा जाए और उसके चारों ओर एक चुंबकीय सुई रख दी जाए तो विद्युत धारा के प्रवाह होने पर सुई घूमने लगती है। यह ऑस्ट्रेट का प्रयोग कहलाता है और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। ठीक, किस प्रकार से, इस प्रकार से मान लीजिए कि ये हमारे पास एक अथी तार है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे इसका बैटरी जोड़ देंगे, इसका बैटरी से जुड़ा हुआ है। ठीक, विद्युत धारा का फ्लो हो रहा है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। यदि हम इसके पास चुंबकीय सुई रख दें, चुंबकीय सुई, तो इसका क्या होता है, दिशा परिवर्तित हो जाए। यहाँ से स्विच ऑन करते हैं तो दिशा इसका परिवर्तित होती है। यही है ऑस्ट्रेट का नियम। ठीक, समझ गए। यदि किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ा जाए और उसके चारों ओर चुंबकीय सुई रख दी जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर सुई घूमने लगती है। प्रवाहित हो गया यानी कि प्रूव हो गया, दिख गया प्रभाव, इसे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। यह ऑस्ट्रेट का नियम है। ठीक, ऑस्ट्रेट का प्रयोग है। अगला है, प्रतिरोध की उत्पत्ति का क्या कारण है, तो लिखेंगे
प्रतिरोध की उत्पत्ति किसी चालक तार में गतिशील इलेक्ट्रॉन और परमाणु के बीच होने वाले टकराव के कारण होती है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह में बाधित होता है, यानी रुकावट आता है। तो प्रतिरोध का उत्पत्ति कारण समझ गए क्या है। तो प्रतिरोध का उत्पत्ति का कारण क्या है? गतिशील इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा प्रवाहित होता है, और परमाणु के बीच होने वाला टकराव। ठीक, इसी कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है। अगला है, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं? तो लिखेंगे उत्तर, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। फ्यूज तार किस लिए लगाए जाते हैं? फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं? तो सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। यदि धारा की मात्रा अधिक हो जाए तो फ्यूज तार पिघलकर विद्युत प्रवाह को रोक देता है और उपकरण को सुरक्षित रखता है। ठीक, जलने नहीं देता। यदि विद्युत धारा का मात्रा बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है तो जो फ्यूज तार होता है वो पिघल जाता है, पिघलकर टूट जाता है, विद्युत प्रवाह को रोक देता है। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, गलनांक बहुत कम होता है। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है। अगला है, टिंडल प्रभाव क्या है? तो लिखेंगे टिंडल प्रभाव वह प्रकाशीय घटना है जिसमें कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिससे प्रकाश की किरणें माध्यम में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक, टिंडल प्रभाव क्या है? वह प्रकाशीय घटना जिसमें कोलाइडी कण, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी है, इसमें 2 चम्मच दूध डाल दीजिए। एक गिलास पानी है ना, इसमें 2 चम्मच दूध डाल दीजिएगा। उसके बाद जब उस दूध वाला में लाल लाइट, ग्रीन या रेड किसी भी कलर का लेजर लाइट मारिएगा ना गिलास पे, गिलास कांच का होना चाहिए, तो जो प्रकाश का किरण होगा अंदर जाके पूरा प्रकिरणित होगा, साफ साफ दिखाई देगा। इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव अथी में भी होता है, जो हम लोग समुद्र होता है ना, समुद्र में भी टिंडल प्रभाव होता है। उसी कारण हमें जो समुद्र है वो नीला दिखाई देता है। समुद्र का नीला दिखाई देने का कारण टिंडल प्रभाव है। ठीक, याद रखिएगा। समुद्र आप लोग देखते होंगे पानी को हमेशा नीला क्यों दिखाया जाता है? टिंडल प्रभाव के कारण ही। टिंडल प्रभाव के कारण पानी नीला दिखाई देता है और प्रकाश के प्रकिरणन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक, याद रखिएगा। प्रकिरणन ही एक प्रकार का टिंडल प्रभाव भी, लेकिन जब यह पानी में हो रहा है, कोलाइडी कण से हो रहा है, तो इसको टिंडल प्रभाव कहेंगे प्रकिरणन को। यदि प्रकिरणन आसमान में, खुला आसमान में हो रहा है, छोटा मोटा कण से टकराकर, धूल कण से, तो उसे कहते हैं प्रकाश का प्रकिरणन। ठीक, तो समझ गए टिंडल प्रभाव क्या है। टिंडल प्रभाव वह प्रकाशीय घटना है जिसमें कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। एक प्रकार का प्रकाश का प्रकीर्णन ही है, लेकिन कोलाइडी कण द्वारा होता है। यानी कि पानी में यहाँ पे कोई छोटा मोटा कण रहेगा, चाहे वो दूध हो जाए, चाहे कोई भी चीज़ जिसमें घुला हुआ कण है, ठीक, तो उससे जो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा उसे कहते हैं टिंडल प्रभाव। आगे है, जिसे कि प्रकाश की किरण माध्यम में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक, आप देखे होंगे धुआं जलाने पर भी, जब धुआं जला दीजिएगा तो वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश आप लोग बारिएगा, धुआं पे लेजर लाइट बारिएगा, धुआं जलाने के बाद अगरबत्ती जलाएंगे तो धुआं निकलेगा, और धुआं पे लेजर लाइट बारिएगा ना तो प्रकाश खूब फैलेगा, उसका प्रकीर्णन होता है। उदाहरण के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, धूल भरे कमरे में जब सूरज की किरण प्रवेश करती है तो धूल कण के कारण प्रकाश फैलता हुआ दिखाई देता है। आप लोग देखो होंगे, यदि कोई एकदम सन्नाटी वाला, सनसनाटा वाला घर है, धूल भरा, छोटा सा खिड़की रहता है, जब उससे दोपहर में प्रकाश प्रवेश करता है तो जो धूल कण होता है वह पूरा हमें धूल कणों द्वारा प्रकाश का पूरा फैलता हुआ दिखाई देता है, धूल कण पूरा चमकता है दिखाई देता है। ठीक, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, टोटल 2 नंबर मिल जाएगा। उदाहरण भी लिख दीजिएगा। चलिए अगला, नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो परमाणु नाभिक के संलयन या विखंडन से उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है और परमाणु संयंत्रों तथा परमाणु हथियारों में उपयोग किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक नाभिकीय संलयन वाला ऊर्जा, एक नाभिकीय विखंडन वाला। ठीक, तो नाभिकीय संलयन या विखंडन से, फिजन या फ्यूजन से। ठीक, फिजन, न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन 2 होता है, संलयन और विखंडन से उत्पन्न होती है। ठीक, तो समझ गए नाभिकीय ऊर्जा क्या है। नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो परमाणु के नाभिक का संलयन या विखंडन से उत्पन्न होता है। तो कहिएगा भैया, परमाणु के हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े थे 9वीं में कि नाभिक होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। आप लोग यही ना पढ़े कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो क्या कह रहा है, नाभिक, परमाणु के नाभिक का संलयन। संलयन मतलब क्या होगा, एक और परमाणु आएगा यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन के परमाणु, इसका नाभिक आपस में मिल जाता है। बहुत ज़्यादा इसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए और बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रेशर भी चाहिए दोनों को जुड़ने के लिए। क्या है कि बहुत सारा बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना, इधर इलेक्ट्रॉन है, इसका अपना कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, इसका अपना कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए दोनों को जोड़ने के लिए। इतना प्रेशर और टेम्परेचर केवल सूर्य पे ही होता है। ठीक, याद रखिएगा। जब दोनों जुड़ जाता है
तो हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। हाइड्रोजन के दो नाभिक है, कोई हाइड्रोजन एक वही हाइड्रोजन मिलके हीलियम के नाभिक बना देता है, हीलियम बना देता है H2 हीलियम बना देता है, ठीक। He होता है हीलियम ना, हाँ, इसलिए इसको कहते हैं नाभिकीय संलयन, दो को मिलकर संलयित हो जाता है। और नाभिकीय विखंडन क्या होता है, जिसमें बहुत भारी नाभिक, मान लीजिए यूरेनियम 235 हो गया, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम, जैसे बड़ा बड़ा भारी नाभिक जो होता है ना, वो टूट के, जैसे यूरेनियम है 235, इसका 92 होता है, ठीक। ये टूट के दो को छोटा छोटा नाभिक में टूट जाता है, इसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन। इसमें भी बहुत सारा ऊर्जा मिलता है। यदि दो को हाइड्रोजन मिलकर छोटा छोटा दो को नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, ठीक। तो यही है पर नाभिकीय ऊर्जा। जब नाभिक टूटेगा तब भी ऊर्जा मिलेगा, जब नाभिक जुटेगा तब भी ऊर्जा मिलेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि खूब टेम्परेचर एंड प्रेशर चाहिए जोड़ने के लिए, समझ गया। तोड़ने के लिए अल्फा कण का प्रहार किया जाता है। ये मान लीजिए कि नाभिक है यूरेनियम का, इस पे जब अल्फा कण का प्रभाव कराया जाता है, अल्फा कण या बीटा कण ऐसे कुछ होता है, उसका बुला रहे हैं, गामा रे, शायद अल्फा बीटा गामा ऐसे कुछ होता है, उसके बारे में 11th में आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, 11th में पढ़िएगा। गामा रे का शायद प्रभाव किया जाता है, उसमें केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें आप लोग पढ़िएगा इसमें कौन सा रे का प्रहार होता है। तो फिर न्यूक्लियर फिजन होता है, विखंडन होता है, यानी कि इसमें से दो नाभिक बनता है टूट के, और उसमें बहुत सारा ऊर्जा निकलता है, जिसमें हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिरा था इसी प्रकार से बना था, नाभिकीय ऊर्जा से। अगला है, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, लिख देते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या है, चालक की लंबाई पर, जो चालक का प्रतिरोध होता है लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि अगर लंबाई बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक। दूसरा होता है, चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, यदि जितना तार मोटा होगा उतने प्रतिरोध कम होगा, जितने तार पतला होगा उतने प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ठीक। अगला है, चालक की प्रकृति पे प्रत्येक पदार्थ का अपना विशेष प्रतिरोध होता है, यानी कि यदि आप लोग चांदी का तार लगाए तो सबसे ज़्यादा इसमें सबसे कम प्रतिरोध रहेगा, यदि कॉपर का तार लगाएंगे तो इसमें थोड़ा सा कम रहेगा, यदि एल्युमिनियम का तार लगाएंगे तो इसमें और ज़्यादा रहेगा प्रतिरोध, सबसे ज़्यादा होगा एल्युमिनियम के तार में, उसके बाद सबसे कम उससे कम होगा कॉपर के तार में, उससे भी कम होता है चांदी के तार में, ठीक, याद रखिएगा। ये आप लोग जानते होंगे एल्युमिनियम वाला में अथी लग जाता है, कार्बन भी लग जाता है, उसमें कार्बन पीला अथी ग्रीन टाइप का कुछ लग जाता है जिससे हटाना पड़ता है, लेकिन कॉपर में वो सब प्रॉब्लम नहीं होता है, ना ही इसमें चांदी में। अगला क्या है, तापमान पे, अधिक तापमान पर प्रतिरोध बढ़ता है, जितने टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, गर्मी के दिन में टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठंडी के दिन में टेम्परेचर घट जाता है, सिंपल है, ठीक। चलिए इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा, 4-5 को लिख दिए हैं, 2 नंबर तो ऐसे ही दे देगा। चलिए अगला है, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, लिख देते हैं। उत्तर, दृष्टि दोष वह स्थिति है जिसमें आँखें किसी वस्तु को सही ढंग से देखने में असमर्थ होती है। यह 3 प्रकार का होता है, ठीक। दृष्टि दोष क्या है, लिख दिए। दृष्टि दोष वह स्थिति है जिसमें आँखें किसी वस्तु को सही ढंग से देखने में असमर्थ होती है। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला, निकट दृष्टि दोष, दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। दूसरा है दूरदृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, पास की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती या दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। याद रहेगा, जिसका दोष होगा ना वही साफ साफ दिखाई देता है। यदि दूरदृष्टि दोष है तो दूर वाला साफ साफ दिखाई देगा, निकट वाला साफ साफ नहीं दिखाई देगा। यदि निकट दृष्टि दोष है तो निकट वाला साफ साफ दिखाई देगा, दूर वाला साफ साफ नहीं दिखाई देता है, ठीक। तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, उसमें उम्र बढ़ने पर जब आँख जो होती है आँखों से धुंधले दिखने लगती है, उम्र बढ़ने के पर। क्यों होता है, जब आँख हमारा संवेदन क्षमता खो देता है अपने फोकस बढ़ाने घटाने का, उम्र जब बढ़ जाता है बुढ़ापे में, तो ये जरा दृष्टि दोष होता है, ठीक। ये सब का उपचार भी होता है। जरा दृष्टि का उपचार होता है द्विफोकल लेंस से, ये द्विफोक्सी लेंस से, ठीक, बाईफोकल लेंस इसको कहते हैं। दूरदृष्टि दोष का उपचार होता है उत्तल लेंस से, और निकट दृष्टि दोष का उपचार होता है अवतल लेंस से। चलिए अगला है, विद्युत विभव को परिभाषित करें एवं इसका SI मात्रक लिखें। तो परिभाषा लिखेंगे, एक कूलम्ब आवेश को किसी बिंदु से लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है, ठीक। एक कूलम्ब आवेश को किसी बिंदु से अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, उस बिंदु का विभव कहलाता है। विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है, ठीक। विभवांतर का भी SI मात्रक वोल्ट होता है, विभव का भी याद रखिएगा। अगला है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो लिखेंगे, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि जब प्रकाश की किरणें इस लेंस से गुजरती है तो वह
अपरिवर्तित होकर अपरिवर्तित मतलब अपवर्तन के बाद अपवर्तन के बाद जब लेंस में अपवर्तन होता है तो अपवर्तित होकर बाहर की ओर फैल जाती है और एक बिंदु से मिलने के बजाय दूर हो जाती है, इसलिए इसको अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक, समझ गए क्यों कहा जाता है? क्योंकि इतना लिख दीजिएगा परिभाषा कि अवतल लेंस में अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें इस लेंस से गुजरती है तो अपवर्तित होने के बाद वह फैल जाती है और एक बिंदु के मिलने के बजाय दूर फैलती जाती है। इस प्रकार से अवतल लेंस बनाइएगा। इस प्रकार से यहाँ से जाएगा, यहाँ से फैल जाएगा, ये भी जाएगा, इसे फैल जाएगा, यानी कि एक बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अपसारी। ठीक, अपसारी कहा जाता है। ठीक, समझ गए? एक बिंदु से अलग अलग जगह पर फैलता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहा जाता है। इसका मिलेगा 1 नंबर। जो डायग्राम आप लोग बनाइएगा इस प्रकार से यहाँ से दीजिएगा, यहाँ से हटा दीजिए इसे, यहाँ से इस पर यहाँ पे फोकस पे आ जाएगा बढ़िया से, इसको मिलेगा 1 नंबर। टोटल 2 नंबर का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, सोलर सेल से विद्युत उत्पन्न करने का क्या लाभ है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो सूर्य प्लेट होता है सोलर सेल, उससे विद्युत उत्पन्न करने का क्या क्या लाभ है सूर्य के प्रकाश में। तो लिखेंगे सोलर सेल से विद्युत उत्पादन के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, यह अक्षय ऊर्जा है। ठीक, यानी कि रिन्यूएबल, छोड़िए ना, अक्षय ऊर्जा यानी कि कभी ख़त्म नहीं होगा, इसे फिर से बनाया जा सकता है। यानी कि सूर्य का प्रकाश अभी ख़त्म होने वाला है बिलियन साल ट्रिलियन साल तक, यानी कि अक्षय ऊर्जा है। दूसरा, यह पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। जब हम लोग सूर्य प्लेट से ऊर्जा का निर्माण करते हैं विद्युत धारा का, पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है, पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुँचता है, कोई क्षति नहीं पहुँचता है। लेकिन यदि हम जो हवा वाला होता है विंड वाला देखते होंगे, उससे करते हैं विद्युत धारा का निर्माण, तो उससे भी पर्यावरण को ज़्यादा क्षति नहीं होता है। थोड़ा बहुत क्षति क्या होता है ना, जो टावर होता है हवा वाला पहाड़ी इलाका में लगाया जाता है, उससे पशु पक्षी जो पक्षियाँ होती है उड़ने वाली, वो टकरा कर मर जाती है, उससे भी थोड़ा बहुत क्षति होता है। और कोयला से उत्पादन से सबसे ज़्यादा क्षति होता है। जब कोयला से विद्युत धारा का उत्पादन किया जाता है तो सबसे ज़्यादा तो क्षति उसी से होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। लेकिन जब सूर्य के प्लेट आप लोग लगवा दीजिएगा घर के छत्ता पे, तो इससे कोई क्षति नहीं होता, बस इसको साफ़ करना पड़ता है समय समय पे। इसीलिए यही इसका कमजोरी है, यानी कि यही इसका लाभ नहीं कर सकते हैं, इसका कमियां हैं कि साफ़ करना पड़ता है, धूल कण जम जाता है। तो हमें यहाँ लाभ लिखना है, तो पहले तो लिख देंगे यह अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, पर्यावरण के लिए अनुकूल है, यानी पर्यावरण को कोई हानि नहीं होता है, यह कभी ख़त्म नहीं होता है। इसके रख रखाव की लागत भी कम होती है, बस खाली साफ़ कर देना चाहिए, बस लागत भी बहुत कम आता है। और यह ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में उपयोगी होता है। ठीक, बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। जो दूर दूर क्षेत्र होता है जहाँ बिजली कोयले से नहीं पहुँच सकता है, तार से लाइन नहीं बिछाया जा सकता है, तार जो बिजली का लाइन विद्युत बिजली दूर दूर तक नहीं पहुँच जा सकता है गाँव में, वहाँ पे सूर्य प्लेट का उपयोग किया जाता है पावर का उपयोग बनाने के लिए। सबसे अच्छा यही होता है सूर्य प्लेट का उपयोग करना। लेकिन यही इसका थोड़ा सा लाने में एक बार खर्चा लग जाएगा लाने में। इसका सिलिकॉन से बनता है, सिलिकॉन इसके अंदर होता है जो कि बहुत महंगा होता है, 14 होता है शायद इसका परमाणु संख्या SI 14। धातु, अधातु, उपधातु, सिलिकॉन एक उपधातु, इसी से बनता है सोलर सेल, इसलिए थोड़ा सा महंगा हो जाता है शुरू में लगाने में। इसको समय समय पे धूल कण साफ़ करना पड़ता है सोलर सेल से, लेकिन उससे अच्छा, कोयला से अच्छा यही रहता है। कोयला से बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषित होता है। अगला है, धातु के आवरण वाली वस्तुओं एवं साधनों को भू संकर्पित क्यों किया जाता है? कह रहा है धातु के आवरण वाले विद्युत साधनों, जो जैसे फ्रिज हो गया, AC हो गया, और भी जो बड़ा बड़ा जिसमें धातु का लेयर लगाया जाता है, उसको भू संकर्पित करना क्यों आवश्यक है, यानी कि उसमें अर्थिंग क्यों दिया जाता है। उसमें गर्म का ठंड का तार तो देले रहता है, फेज और न्यूट्रल, लेकिन उसके साथ एगो अर्थिंग भी दिया जाता है, भू संकर्पित किया जाता है, अर्थिंग वाला तार वायर भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? तो लिखेंगे धातु के आवरण वाले विद्युत उपकरण जैसे फ्रिज को भू संकर्पित करना यानी कि अर्थिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि किसी फॉल्ट की स्थिति में अतिरिक्त विद्युत धारा सीधे पृथ्वी में प्रवाहित किया जा सके और झटके या दुर्घटने से बचा जा सके। हो सकता है कि जो फेज होता है, फेज टाल, उसमें हो सकता है चूहा वूहा काट दिया, तो क्या होता है, जो तार होता है उसमें पूरा फ्रिज में, क्योंकि धातु से बना है, धातु भी विद्युत धारा का अच्छा चालक होता है, तब पूरे फ्रिज में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। इसलिए भू संकर्पित किया जाता है, अर्थिंग दिया जाता है, ताकि जितना भी अगर कहीं से करंट फ्लो भी हो रहा है,
पूरा धातु के आवरण में, पूरा धातु मतलब कि पूरा फ्रिज में फैल गया है, तो भूसंकल्पित तार के जरिए वो पूरा पृथ्वी में चल जाएगा, यानी झटका उटका आपको नहीं लगेगा, दुर्घटना नहीं होगा घर, ठीक। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी होता है भूसंकल्पित करना, अर्थिंग देना। अगला सबसे लास्ट प्रश्न, जीवाश्म ईंधन की कमियां को लिखें, ठीक। ये भी लिख सकते हैं कमी क्यों है, जीवाश्म ईंधन की कमी क्यों है, ऐसा नहीं हो सकता, इसका कमियां लिखना है, ठीक। जीवाश्म ईंधन की कमियां क्या है, जीवाश्म ईंधन की कमियां, परीक्षा में कमियां पूछेगा तो लिखेंगे निम्नलिखित कमियां है। सबसे पहला कमी क्या है, कमी मतलब इसका गलत थी, कमी मतलब जान सकते हैं ना, जो इसका दुर्व्यवहार है, बदतमीजी क्या क्या ये करता है जीवाश्म ईंधन, यही लिखना है इसका कमियां, इसका उपयोग में हमें क्या क्या सामना करना पड़ता है। तो पहला तो होगा यह सीमित संसाधन है और तेज़ी से उपयोग हो रहा है जो जीवाश्म ईंधन है। सबसे पहले तो ये बताइए जीवाश्म ईंधन क्या है, जानते हैं आप लोग? जीवाश्म ईंधन मतलब होता है पहला तो कोयला, जो जीवाश्म के से बनता है, कोयला पेट्रोलियम वगैरह जो है ना, इसी को कहा जाता है जीवाश्म ईंधन, कोयला पेट्रोलियम को। तो यही कोयला लाखों साल में बनता है, सीमित संसाधन है, यानी कि जितना बन गया उतना बन गया है और तेज़ी से उपयोग हो रहा है जीवाश्म ईंधन का, कोयला और पेट्रोल का तेज़ी से उपयोग हो रहा है, इसलिए महंगाई बढ़ते जा रहा है, पेट्रोल और महंगा होते जा रहा है, ठीक। दूसरा क्या है, इसका निर्माण में लाखों वर्ष लग जाता है लेकिन इसका उपयोग बहुत तेज़ी से हो रहा है। कोयला का निर्माण में लाखों वर्ष लग जाता है लेकिन इसका उपयोग बहुत तेज़ी से होता है। अगला है बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण के कारण इसकी मांग बढ़ रही है। जितनी औद्योगिकरण बढ़ रहा है, पहले कोयला से गाड़ी चलता था, फिर अब गाड़ी अथी से चलने लगा है, पेट्रोल से चलने लगा, अब तो इलेक्ट्रिसिटी से भी गाड़ी चलने लगा, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल आने लगा है। लेकिन पहले अभी भी बहुत ज़्यादा गाँव तक नहीं पहुंच पाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लेकिन जो पेट्रोल वाला गाड़ी है, पेट्रोल वाला, डीजल वाला, दूर दूर तक पहुंच गया है। तो पेट्रोल डीजल क्या है, इसमें पेट्रोलियम है, इसे बनने में लाखों साल लग जाता है और इसकी मांग बहुत तेज़ी से हो रही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, ठीक। अगला सबसे लास्ट लिखेंगे कि वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत का उपयोग सीमित है, ठीक। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग सीमित है, ये छोड़िए ना। 2 नंबर का प्रश्न है, इसका लिख दीजिएगा, तीन लाइन में लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा 2 नंबर। या पहला लिखिएगा कि निम्नलिखित कमियां हैं, जीवाश्म ईंधन का निम्नलिखित कमियां हैं। पहला क्या हो गया, यह सीमित होता है और तेज़ी से इसका उपयोग हो रहा है। दूसरा लिखिएगा इसका निर्माण में लाखों वर्ष लग जाता है लेकिन इसका उपयोग बहुत तेज़ी से हो रहा है। तीसरा लिखिएगा बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण के कारण इसकी मांग बढ़ रही है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक। यही था हमारा आज का फिजिक्स का सेट 2, जिसमें हम लोग 16 प्रश्न देख लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कौन सा ऐसा प्रश्न जो आपको नहीं समझ में आया और थोड़ा बहुत दिक्कत है उसको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।